नमस्कार सभी का स्वागत है केपीएस के फ्री फाउंडेशनल प्रोग्राम में। अब हमारा प्रेपरेशन का डे 13 आ चुका है। आज हम एनसीईआरटी इकोनॉमी शुरू करेंगे, लेक्चर 1। एनसीईआरटी इकोनॉमीज आपकी 9th क्लास से शुरू होती है। 9, 10th +1 और +2 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये चार आपने कवर करनी है हमने इसके थ्रू। ठीक है, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या हमारे सिलेबस है वो यहाँ से इकोनॉमी का कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हुए जो हमने पढ़ना है कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिखती थी, लोग इंडिया के अंदर क्या प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। देखो, इंडिया दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत मेजर रोल निभा रहा था ब्रिटिश के आने से पहले। इंडिया और चाइना, ये दो कंट्रीज मिलके दुनिया भर का 50% एक्सपोर्ट सिर्फ इन दो कंट्री से जाता था। आज के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, इंडिया दुनिया का सिर्फ 2.4% एक्सपोर्ट करता है। तो आज इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में उस लेवल के आसपास भी नहीं है। तब इंडिया और चाइना इतने इंपॉर्टेंट होते थे कि हर कंट्री की जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे ब्लैक पेपर इंडिया से, जो आज आपका काली मिर्च है जो आपकी, ये सारी दुनिया में इतनी ज्यादा फेमस थी कि एक चीज लिखी गई है, जो रोमन एम्पायर था एक टाइम पे, रोमन एम्पायर को हम काली मिर्च बहुत सप्लाई करते थे। वहां पे अगर आपके पास एक जो पाउच है जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए हैं और एक पाउच जिसके अंदर आपकी काली मिर्च भरी हुई है, दोनों की कीमत बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर ऐसे हमने अपने स्पाइसेस, अपना टेक्सटाइल बेच बेच के इंडिया बहुत अमीर था। खासकर ब्रिटिश आने से पहले जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर के टाइम इंडिया की जीडीपी दुनिया में नंबर 1 हो चुकी थी। तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी मुगल एम्पायर के टाइम। तो इसी कारण मुगल्स का पीरियड इतना ज्यादा अमीर रहा है। ऑब्वियसली शाहजहां ने काफी पैसा उड़ा दिया, पर स्टिल वो इसीलिए उड़ा पाया क्योंकि उसके देश में पैसा था, और राजाओं को तब लोगों की परवाह थोड़ी होती थी। अब बात करते हैं आम लोग इंडिया के अंदर प्रैक्टिस क्या करते थे तब। देखो, लोगों के प्रोफेशन को बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। या तो लोग इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, या लोग आर्टिजन्स होते थे। आर्टिजन्स का मतलब है कारीगर। ठीक है, यूजली क्या होता था, एक जो सिंगल फैमिली है ना, फैमिली के ही कुछ मेंबर्स आपके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे और बाकी सारे कारीगर होते थे। लेट्स सपोज एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, उसमें से 2 को लोग खेती में लग जाएंगे और 3 को लोग आपके कारीगरी में लग जाएंगे। किसी ना किसी टेक्सटाइल हो सकता है, लकड़ का कोई काम हो सकता है, लेदर का कोई काम हो सकता है, कोई भी चीज के कारीगर हो सकते हैं। इंडिया का हैंडमेड सारी दुनिया में मशहूर रहा है। और आज भी अगर आप छोटे छोटे शहरों में जाके देखोगे, कई जगहों पे आज भी वो पुरानी आर्ट आज भी जिंदा है, तो वो दिखती है कि हाँ, किस जमाने में कितनी ज्यादा मास्टरी रही होगी। ऑब्वियसली मॉडर्न मशीन मेकिंग के सामने वो महंगी बहुत है, पर जो लोगों को उसका शौक है वो आज, तभी वो आर्ट जिंदा रह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आज भी खरीद ही रहे हैं। ठीक है, और बढ़ते टाइम के साथ वर्ल्ड वाइड इंडिया की फिर से हैंडीक्राफ्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब देखो, सबसे पहले इन दोनों प्रोफेशन की बात करें। देखो, एग्रीकल्चर में यूजली लोग, फैमिली अगर डिवाइडेड है, वो कम लोग इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर कभी भी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। नॉट मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ना, देखो, ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है और आज भी है। इंडिया के अंदर जो एवरेज लैंड होल्डिंग्स है ना, एवरेज लैंड होल्डिंग्स का मतलब है कि हर किसान के पास एवरेज कितनी को जमीन है, ये हमेशा से ही बहुत छोटी रही है। इसी कारण इंडिया में 85% से ज्यादा जो किसान है ना, वो आपके स्मॉल फार्मर्स ही हैं। क्योंकि 85% से ज्यादा, आज की अगर मैं फिगर की जैसे बात करूं, 85% फार्मर्स के पास आपकी लेस देन 2.5 एकड़ जमीन है। 2.5 एकड़ से कम जमीन है आज के टाइम पे आपके 85% इंडिया के अंदर फार्मर्स में। तो इस कारण आपका एरिया बहुत ही, हर किसान के पास एरिया बहुत ही छोटा रह गया। आज के में इतनी छोटी जमीन होने के कारण ना, एग्रीकल्चर आपका कमर्शियली वायबल नहीं रहता, कि आप जो वहां पे चीजें उगा रहे हो उसे बेचने का कोई सेंस नहीं रहता। क्योंकि ये जमीन इतनी छोटी है कि बेचोगे तो कुछ खास बिकना भी नहीं, और जो पैसे भी आएंगे उससे सारी चीजें जो खरीदने निकलोगे, कोई खास पैसे है नहीं, तो खुद सामान भी नहीं खरीद पाओगे। तो ज्यादातर लोगों के लिए एग्रीकल्चर इंडिया में जो रहा है और आज भी है, ये चीज याद रखना, वो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है?
सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो किसान खेत में उगा रहा है उसमें से मेजॉरिटी 80-90% वो या उसका परिवार ही कंज्यूम कर जाएगा। तो मार्केट में बेचने के लिए कुछ ज्यादा नहीं रहता, वो अपनी जरूरतों के लिए ही ज्यादातर सामान उगाते हैं। ऐसे एग्रीकल्चर को आपके सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। इंडिया में ट्रेडिशनली भी यही रहा है और आज भी आपका ज्यादातर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ही इंडिया में एग्जिस्ट करता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है। ज्यादातर इंडिया में जो किसान अ, उगाते हैं अपने खेतों में, उनमें से ज्यादातर वो खुद कंज्यूम कर जाते हैं और बहुत कम ही वो मार्केट में बेच पाते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंड साइजेस इतने बड़े ही नहीं है। दूसरा, उस टाइम पे एग्रीकल्चर में कोई इनोवेशन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अपने आप ही कोई नई सीड्स नहीं आ रहे हैं, कोई नए मेथड नहीं आ रहे हैं खेती के, तो ऑब्वियसली इसके कारण जो आपके एग्रीकल्चर था वो पुअर इन प्रोडक्टिविटी था। कुछ ज्यादा खेतों में उगता नहीं था। ठीक है, पर हेक्टेयर अगर आप प्रोडक्टिविटी देखोगे वो बहुत लो थी। इसका एक और कारण भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो आपके तीन चीजें अच्छी फसल उगाने के लिए चाहिए। एक तो सनलाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद सॉइल अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा आपके रेनफॉल या जहां से भी आप पानी का इंतजाम कर रहे हो, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, पानी अच्छे से मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए। जब फसलों को जिस जिस टाइम पे आपको जितना पानी चाहिए उतना अवेलेबल होना चाहिए। इंडिया में अगली एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है और आज भी एग्जिस्ट करती है, तो इतने सालों में कुछ बदला नहीं है, इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड धीरे धीरे इकोनॉमिकली पिछड़ता जा रहा है। क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर ज्यादातर एग्रीकल्चर मॉनसून डिपेंडेंट है। अगर हमारे यहाँ पे बारिश टाइम सिर नहीं होती या बारिश प्रॉपर नहीं होती, यानी कि अगर मॉनसून जल्दी आ गया, लेट हो गया, या प्रॉपर बारिश नहीं पड़ी, कई किसी टाइम पे ज्यादा पड़ गई, कम पड़ गई, आप अक्सर ये न्यूज देखोगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गिर गई है या फसल बहुत बड़े स्केल पे बर्बाद हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारा आज भी जो सारा एग्रीकल्चर है वो मॉनसून रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, और उस टाइम पे भी डिपेंड करता था। तो अगर मॉनसून अच्छा नहीं आया, सडनली क्रॉप की कमी पड़ जाएगी। तो इसी कारण इंडिया का मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर नहीं था, क्योंकि ये उस टाइम पे भी कोई ज्यादा पैसे नहीं दे रहा था और आज भी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इंडिया की बहुत ही कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और ये एक वरिंग चीज भी है, क्योंकि हमारी ज्यादातर आबादी अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, पर उतना ये फील्ड कमा नहीं रहा है। ठीक है, ये आगे इकोनॉमी के अगले चैप्टर्स में चलते चलते बात करेंगे। दूसरी साइड पे हैं आपके आर्टिजन्स। हम देखो, जो आपके आर्टिजन्स हैं, जो आपके कारीगर हैं, ये कमाते थे असली पैसा फैमिली के लिए। ठीक है, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम इनसे आती थी। ये कमाई का सोर्स क्या था? देखो उस जमाने में ना इंडिया में एक बहुत ही अच्छी सप्लाई चेन बनी हुई थी। देखो, ये इकोनॉमी के करंट अफेयर्स और सारी चीज समझने के लिए सप्लाई चेन समझनी बड़ी जरूरी है। इंडिया के अंदर ना सप्लाई चेन आज भी, अगर हम कंटेक्स में बात करते हैं, जैसे कोविड के बाद से सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं, तो ये जगह जगह पे आप कई बार एडिटोरियल्स अलग अलग जगहों पे पढ़ोगे। ये सप्लाई चेन होता क्या है? देखो, कभी भी सारा सामान ऑब्वियसली एक जगह पे नहीं बन रहा होता, उसे उगा कोई रहा होता है। ठीक है, उसे प्रोड्यूस कोई कर रहा होता है, उसके बाद मतलब जैसे अगर मैं लेट्स सपोज टेक्सटाइल की बात करता हूँ, ठीक है, फिर आज का मॉडर्न कंटेक्स भी दे दूंगा। देखो, किसान उगा रहा होगा, लेट्स सपोज कॉटन है, कॉटन की क्रॉप किसान उगा रहा होगा, उसके बाद वो उगा के किसी ऐसे पर्सन को सेल करेगा जो उससे कपड़ा बना सके, तो मैन्युफैक्चरर होगा जो कपड़ा बनाएगा। ये पर्सन होगा जो आगे जो कपड़ा बेचेगा वो किसी ना किसी सेलर को बेचेगा। ये तीन मिलके बनते हैं आपकी एक सप्लाई चेन का पार्ट। अब तो सप्लाई चेन और भी बड़ी हो गई है मॉडर्न टाइम पे। ठीक है, क्रॉप कहीं से आती है, मशीन्स कहीं से आती हैं, थ्रेड अगर कहीं कोई और यूज होना है वो कहीं और से आएगा। अलग अलग देशों में आपकी सप्लाई चेन बटी हुई है। तो कोविड के बाद प्रॉब्लम यही आ रही थी, मतलब कोविड के टाइम से शुरू हो गई थी, कि देखो अगर लेट्स सपोज किसी कंट्री ने लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, वहां पे फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, वहां पे फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो वो सप्लाई चेन की वहां से जो चीजें आनी थी वो आनी बंद हो गई हैं। ठीक है, या डिले हो चुकी हैं। अब वो डिले होंगी, आगे कस्टमर तो डिमांड कर ही रहे हैं, तो अपने अब और भी डिमांड आती जा रही है। तो इस कारण वो लाइन अप होता जा रहा है। इसी कारण कोविड टाइम से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका वन ऑफ द रीजन सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट्स भी हुई हैं। ठीक है, पर उस जमाने की, चलो अभी हिस्टोरिक कंटेक्स्ट की बात करते हैं, पर ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया है, कभी एडिटोरियल या किसी चीज में आ जाए प्लीज
इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, ये मेंस में लिखने के बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, और सप्लाई चेन के ऊपर अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंडिया की अपनी गवर्नमेंट सप्लाई चेन इंप्रूव करने के लिए बहुत स्टेप्स उठा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एक तो देखो इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी इससे, और दूसरा हमारे यहाँ पे जो महंगाई बढ़ रही है, जो चीज़ों की शॉर्टेज बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें तभी दूर होंगी जब हम प्रॉपरली सप्लाई चेन मैनेज कर पाएँगे, ठीक है? तो हम भी ये सारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये सारी इसी चीज़ के लिए बनाई जा रही हैं, ठीक है? अब उस ज़माने में ये जो 3 थे, किसी भी फ़ील्ड के, जैसे कॉटन का काम करते हैं, कॉटन का कपड़ा बनाना, ये सब कुछ करना है। ये तीनों एक दूसरे को आइडेंटिफ़ाई करते थे कि देखो जो-जो किसान कॉटन उगाते हैं, वो जो-जो कॉटन का कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं वो, और जो कॉटन का कपड़ा बेचते हैं, ये तीनों जुड़ के अपनी ऑर्गनाइज़ेशंस बना लेते थे। इन्हें उस ज़माने में कहते थे गिल्ड, कि गिल्ड बना ली है। इसके कारण क्या होता था, एक बहुत ही बड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी रहती थी। अगर सेलर को पता है कि इस साल डिमांड बढ़ने वाली है, वो मैन्युफैक्चरर को पहले ही बता देगा कि देखो इस साल मैं ज़्यादा कपड़ा खरीदूँगा, तैयार करके रखना। मैन्युफैक्चरर किसान को भी पहले ही बता देगा कि इस साल ज़्यादा जगह पे कॉटन उगाना, क्योंकि मेरी डिमांड ज़्यादा आने वाली है। ठीक है? जिस साल सप्लाई शॉर्ट पड़ने वाली है, किसान को भी पहले ही पता होगा कि मुझे ज़्यादा उगाना है, और जिस साल आपकी डिमांड पहली पहली मार्केट में कपड़ा बहुत ज़्यादा है, सॉरी डिमांड नहीं, पहली सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मार्केट में कपड़ा बहुत ज़्यादा है। उस साल सेलर और कपड़ा नहीं लेना चाहेगा, पर वो पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि देखो इस साल शायद मैं और कपड़ा नहीं लूँ। तो किसान भी कुछ और उगा लेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें इस तरीके से, इस प्लान्ड मैनर से चलती थी। इसी चीज़ के कारण इंडिया एक्चुअली एक सक्सेसफुल इकोनॉमी बन पाया, जिसकी हम तब से कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन बन जाए। बस ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी हम उस लेवल तक नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, वो आगे मेन इकोनॉमी जब एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब डिटेल आंसर राइटिंग में भी बात करेंगे, क्या-क्या चीज़ें हमारी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, वो चीज़ों की। अब जो इनके मेन कस्टमर होते थे, देखो चाहे सेलर्स ने खरीदा है, पर ये भी तो आगे किसी को बेचेंगे। देखो इंडिया से और इवन चाइना से, इंडिया और चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स बहुत सारे जाते थे। इंडिया का कॉटन का कपड़ा सारी दुनिया में मशहूर रहा है, ठीक है? आपने सुना भी होगा मलमल का कपड़ा। मलमल को इंग्लिश में मुस्लिन भी कहते थे, अभी भी कहते हैं। मलमल जो कपड़ा है, ये एक्चुअली मलमल का कपड़ा जो आज बंगाल का एरिया है और जो आज बांग्लादेश बन गया है, इस एरिया में जो आपकी कॉटन उगाई जाती है, उससे जो कपड़ा तैयार होता है, उसे मलमल कहते हैं। ये इतनी सॉफ्ट कॉटन है, इसी कारण इसका कॉटन है ये मलमल। इसी चीज़ से इसका नाम आया है मलमल का कपड़ा, मतलब यही इसीलिए इतना फेमस है। इसकी डिमांड इंडिया के भी रॉयल्स में बहुत ज़्यादा होती थी, जितने भी राज परिवार थे, राज परिवार बहुत खर्चा करते थे कपड़ों के ऊपर। ऑब्वियसली अगलों का लाइफ़स्टाइल ऐसा था, तो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे, अलग-अलग उन्हें डिज़ाइन्स चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो इंडिया के अंदर रॉयल्स एक इनके मेन कस्टमर थे, और जितना एक्सपोर्ट में जा रहा है, वो इनका मेन कस्टमर थे। अब यही एक्सपोर्ट आपके ब्रिटेन तक भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ठीक है? अब हुआ क्या, ब्रिटिश को इंडिया क्यों आना पड़ा? देखो, इससे आगे मतलब यहाँ जाके आपका इंडिया पड़ता है और इस साइड चाइना पड़ता है। ओरिजिनली क्या होता था, ये इंडिया से ये सारा कपड़ा आपके यूरोप में भी ये सारी जगहों पे सप्लाई होता था, ये आपके सिल्क रूट इसी तरीके से बनते थे, ठीक है? पर हुआ क्या, आपकी जब मिडल सेंचुरीज़ आपकी आई, जब आपकी मिडीवियल एज आई 1500s में, 1500s में ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये जो एशिया के इस साइड पे जहाँ पे आज टर्की बन चुका है, अज़रबैजान, अर्मेनिया, ये सारे देश बन चुके हैं, जॉर्जिया, ये जितने भी देश है यहाँ पे ना आपके ओटोमन एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था। ओटोमन एम्पायर एस्टैब्लिश होने पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सिल्क रूट बना हुआ था ना, सिल्क रूट के ऊपर देखो, क्योंकि ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, और दूसरी साइड पे जो आपके यूरोप था, ये ज़्यादातर क्रिश्चियंस का था। इन दोनों की आपस में ज़्यादा हिस्टोरिकली बनी नहीं है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में बहुत लड़ाई हुई हैं। वो इसी कारण ये ओटोमन एम्पायर जैसे-जैसे ये सारे के सारे, ये यूरोप की बाउंड्री है। ये सारी जगहों पे इन्होंने अपना एम्पायर फैलना शुरू हो गया। यहाँ पे उतनी ही लड़ाइयाँ बढ़ी हैं। जैसे हमने एनसीईआरटी पॉलिटी के टाइम पे भी पढ़ा था कि राजे क्रूसेड्स पे जाते होते थे, ठीक है?
तो इस टाइम पे ही आपका ये सब कुछ शुरू हुआ। अब ये जो एजेस थी, एक साइड पे देखो ओटोमन एम्पायर जब आया, इस टाइम पे यहाँ पे ओटोमन एम्पायर ने कंडीशन लगा दी दोनों साइड पे कि अगर हमारे एरिया से ट्रेड करना है, हमारे एरिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम ट्रेडर्स ही हमारे एरिया से पास कर सकते हैं, बाकी कोई भी हमारे एरिया से पास नहीं कर सकता किसी और रिलीजन का। अगर आपको हमारे एरिया में ट्रेड करना है तो कन्वर्ट हो। तो ये मेन टारगेट इनका ऑब्वियसली क्रिश्चियंस थे, क्योंकि ये डिपेंडेंट थे इंडिया चाइना से जो सामान आना है उसके ऊपर। इंडियंस को क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि नहीं तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता था कि कोई भी और रिलीजन का पर्सन जो इनकी बॉर्डर शहर है, यहाँ लाके वो सामान बेच दें अपना, यहाँ से कोई मुस्लिम ट्रेडर उनसे सामान खरीदेगा, वो जाके यूरोप में बेच देगा। तो इंडियंस को तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर कोई और रिलीजन के भी हैं तो वो यहाँ पे बॉर्डर पे आके सामान बेचते थे, उन्हें उतने पैसे मिल जाते थे, तो इंडिया को इन स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो इंडिया की साइड से लेट्स सपोज ये 5 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं, जस्ट सपोज करने के लिए कि इंडिया की साइड से ये कोई चीज 5 रुपए की खरीद के गए हैं, ये यूरोप में यही चीज जाके 200 300 400 यानी कि प्रॉफिट हद से ज्यादा बढ़ा के कमाने की इनकी कोशिश होती थी। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लगी, महंगाई बहुत बढ़ने लगी, और ये एक ऐसा टाइम था जब ये सारी ऐसी चीज हो रही थी कि यूरोप में ना आपकी एक नई एरा, एक नया एज शुरू हो रही थी। यहाँ पे आपकी रेनेसां की एज, या जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, वो आपकी शुरू हो रही थी। अब एनलाइटनमेंट से क्या होगा कि लोगों ने बेसिकली, जो रेनेसां की एज थी, क्यों फेमस है यूरोप में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम हम पढ़ेंगे। रेनेसां की एज के टाइम लोगों ने हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू किया। जो भी ट्रेडिशनल बिलीव्स थे सबके ऊपर क्वेश्चन उठना शुरू हुआ। जैसे ओरिजिनली बाइबल कहती थी कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि अर्थ एक्चुअली फ्लैट है या नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स भी करने शुरू किए। जैसे बाइबल ओरिजिनली ये कहती थी कि अर्थ एक जगह पे रहती है और सन हमारे चारों ओर घूमता है। ऐसी सारे क्वेश्चंस यूरोप में इस टाइम पे उठने शुरू हुए। और जब लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू किए, यही तो आपकी साइंस है, यही चीजों को तो और क्यूरियोसिटी जगाती है। तो यहाँ से इस क्यूरियोसिटी के चलते हुए बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया। इस ट्रैवलिंग में, नए नए जमीन ढूंढने में पोर्चुगल के लोग सबसे आगे रहे हैं। यही पोर्चुगीज में आपके एक क्रेज इस चीज का भी, आपके वहां पे प्रिंस हेनरी थे, उन्होंने लोगों को स्पॉन्सर किया कि ऑल्टरनेटिव रास्ता जो इंडिया को ढूंढ निकालेगा, ठीक है, उसे इनाम मिलेगा। तो आपके अफ्रीका को क्रॉस करते करते फाइनली सी से रास्ता इंडिया के लिए ढूंढ लिया गया। ये सारी चीज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या सर्च हुई थी, क्या हुई थी, मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, और जो एनलाइटनमेंट की हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो है, देखो हिस्ट्री अलग अलग नहीं चलती, सब कुछ एक साथ दुनिया में चल रहा होता। तो यहाँ पे भी अगर इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट थे, इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट थे, वहीं पे हर चीज के अंदर चेंज आ रहा था। तो ये हर चीज को सवाल उठाते उठाते इन्होंने जो इनोवेशंस की, उसके करते करते ये इंडिया तक फाइनली पहुंचने में कामयाब हो गए। यही कारण था कि इस चीज को आपके, हाँ, किस तरीके से और कोई रास्ता ढूंढना था कि यहाँ से ना आना पड़े। ठीक है, अब फाइनली जब ये यहाँ पे पहुंच गए, पोर्चुगीज ओरिजिनली वास्को डिगामा, आपने नाम सुना है, वास्को डिगामा सामान लेके वापस गए, रास्ते का भी पता चल गया, और वास्को डिगामा ने जब वापस जाके पहली ही शिप का सारा सामान बेचा, वास्को डिगामा रातों रात ये अमीर हो गया। क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा प्रॉफिट अपना होल्ड करके रख रहे हैं ओटोमन वाले, अगर तुम इससे कम प्रॉफिट में बेचोगे, लेट्स सपोज मैं वहां जाके चीज आपकी 100 में भी बेच दूं, मेरा तब भी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो इस कारण वास्को डिगामा और ये सारे यूरोपियंस में फिर लालच बैठ गया कि हमें ईस्ट में जाना जरूरी है, क्योंकि वहां से बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स आएंगे। इसी के चलते हुए आपके ब्रिटिश ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी 31 दिसंबर 1600 को, और उन्होंने भी इंडिया की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया, और फाइनली इंडिया के अंदर आए, राज करना शुरू किया। ठीक है, वो सब कुछ शुरू हुआ धीरे धीरे। अब
ब्रिटिश के टाइम इंडिया के अंदर क्या चेंजेस आए हैं उसे एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस क्या है। देखो, ब्रिटिश ने जब इंडिया के अंदर आके कब्जा करना शुरू किया, टेरिटरीज ऑक्यूपाई करनी शुरू की, साथ में ही जैसे बंगाल जैसे जो एरियाज थे, बंगाल इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस था। बंगाल एक गोल्डन कार्ड मिला था एक तरह से ब्रिटिश को, क्योंकि सबसे अमीर प्रोविंस इंडिया में उस टाइम पे बंगाल होता था। अब जो जो टेरिटरीज उनके कंट्रोल में लगती जा रही है, बंगाल, मद्रास उन्होंने अपना सेंटर बनाया, बॉम्बे, फिर धीरे धीरे और भी, ये सारी जगहों पे उन्हें लैंड मिला, तो लैंड रेवेन्यू भी उन्होंने लगाना शुरू किया। तो उससे पहले भी राजे भी कलेक्ट करते थे, पर अब जब राजे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है, तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। ये लैंड रेवेन्यू जब कलेक्ट करना शुरू किया, इसका असर सीधा डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, हमारी 85% पॉपुलेशन उस टाइम पे भी रूरल एरियाज में रहती थी, शहर होते थे, पर हमारे शहरों का मेन कारण कभी भी आपका जो आज शहर जैसे एग्जिस्ट करते हैं, मिक्स एक्टिविटीज, इन चीजों के लिए नहीं होते थे। शहर बेसिकली उस जमाने में जो मिडीवल इंडिया है, वो 3 टाइप के आपके शहर होते थे। या तो कोई ना कोई आपकी पॉलिटिकल सेंटर होगी जहां पे राजे ने अपनी कैपिटल बनाई होगी, उसके कारण वो शहर बन गया आसपास। ठीक है, दूसरा कोई इकोनॉमिक सेंटर हो सकता है जहां पे आपके बहुत सारे व्यापारी आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत आने से पहले जो एक्चुअली दिल्ली था ना, दिल्ली सिर्फ एक ट्रेडर्स का शहर था। वहां कोई पॉलिटिकल पावर इतनी खासकर नहीं होती थी, चौहान का राज था, अजमेर उनकी मेन कैपिटल थी, दिल्ली नहीं थी। ठीक है, और तीसरी आपकी रिलीजियस कैपिटल्स होती है इंडिया के अंदर, जो फेमस टेम्पल्स होते थे, फेमस पिलग्रिमेज की साइट्स होती थी, वहां पे भी आसपास मंदिरों के आसपास क्योंकि डेवलपमेंट हो जाती थी, तो इस कारण वो एरियाज भी आपके, तो ये 3 टाइप के आपके शहर थे। आज भी अगर आप पुराने शहरों को देखोगे, वो किसी न किसी इन्हीं पुराने कारणों के कारण एग्जिस्ट कर रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, जो बहुत पुराने शहर है, सारे इन्हीं कारणों के कारण कहीं ना कहीं बने थे किसी जमाने में। ठीक है, या तो उन्हें किसी राजे ने अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है, या वो इकोनॉमिक सेंटर किसी जमाने में बहुत फेमस थे और आज भी वहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट मिलती है, और या वहाँ पे रिलीजियस कोई टेम्पल या कोई चीज़ बहुत फेमस है और उसके आसपास शहर बढ़ते बढ़ते एक्सपैंड करता गया। तो यहाँ पे आपकी 85% इसीलिए पॉपुलेशन ज्यादातर रूरल एरिया में रहती थी और उनकी ट्रैवलिंग भी बहुत कम थी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो रही हमेशा से, क्योंकि कोई इनोवेशन, कुछ इन्वेस्टमेंट आपके ब्रिटिश ने नहीं की। ब्रिटिश ने बेसिकली लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जैसे बंगाल के अंदर बात करूं, जिम्मेदारी जमींदार के ऊपर डाली थी। ठीक है, कि जमींदार कलेक्ट करके दें, अपना वो कुछ शेयर रख लें। तो बेसिकली एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, ये हम सब कुछ हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर भी आएगा जब मॉडर्न इंडिया आएगी, तो ये वहां जाके चीज, इस कंसेप्ट को हम वहां जाके समझेंगे। तो ये जो जमींदार थे, इन्हें बोला गया था कि आप अपना एक हिस्सा रख के बाकी हिस्सा सारा ब्रिटिश को सौंप दोगे। इसमें एक्सपेक्टेड था कि देखो, क्योंकि जमींदारों को हिस्सा दिया जा रहा है, तो जमींदार लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे हमेशा, कि हम इस जमीन के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और पैदावार बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। पर ये जो जमींदार थे, इनके ऑब्वियसली जब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात आ रही है, इनके अंडर हजारों एकड़ में जमीन आती होती थी, जहां से इन्होंने लैंड कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। एक हिस्सा भी अगर इन्हें मिल जाए, ठीक है, 1 ऑफ 11 हिस्सों में से एक हिस्सा भी अगर इन्हें मिल रहा है, ठीक है, ये वियर्ड सेंस में इन्होंने, ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू बनाया था कि एक हिस्सा तुम रख लेना, 10 ऑफ 11 हमें दे देना। ठीक है, तो अगर इन्हें एक हिस्सा मिल रहा है, हजारों एकड़ में अगर जमीन है, ये एक हिस्सा भी बहुत ज्यादा पैसा होता था। तो इन लोगों को एक्चुअली इंटरेस्ट ही नहीं था और पैसा कमाने में, तो इन्होंने सारा पैसा अपने पास ही रखते थे लोकल एरिया में, और छोटे छोटे जमींदार इन्होंने रख दिए थे जिनका काम था छोटे छोटे एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करना। उन्हें भी थोड़ा सा हिस्सा दे देते थे और बाकी अपने पास रख लेते थे। तो ये कभी गांव को विजिट भी नहीं करते थे, इस कारण कभी इन्वेस्टमेंट आई ही नहीं एग्रीकल्चर के अंदर, और एग्रीकल्चर हमेशा पुअर का पुअर ही बना रहा। ठीक है, बस ब्रिटिश के टाइम पे एग्रीकल्चर ने इतनी ग्रोथ की, मतलब इतनी को ग्रोथ कर ली, जंगल है उन्हें साफ करके वहां पे भी आपकी चीजें उगानी शुरू कर दी, हमने क्रॉप्स लगानी शुरू कर दी। उसके बाद अगर बात करें, देखो ब्रिटिश के टाइम पे आपके कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी शुरू हुई। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है
कि आपके इंडिया के अंदर कैश क्रॉप्स भी उगानी शुरू की गई थी इस टाइम पे। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? देखो, क्रॉप्स को 2 हिस्सों में बाँट सकते हो। एक होती है जिन्हें हम खा सकते हैं, एडिबल क्रॉप्स, जिन्हें हम खा सकते हैं, और दूसरी है आपकी कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स जिसके बदले सिर्फ पैसा मिल सकता है, जिसे खा नहीं सकते, जैसे जूट होगी, जूट खा थोड़ी सकते हैं। कॉटन होगी, ठीक है, खा नहीं सकते। उसके बाद इंडिगो जैसी क्रॉप होगी, ठीक है, इसे हम खा नहीं सकते। ये सारी चीजें उगानी शुरू की। पर इसके कारण क्या हुआ कि देखो, क्योंकि ब्रिटिश कई जगहों पे फोर्स भी करते थे, क्योंकि उन्हें ये चीजें चाहिए थी, तो वो जबरदस्ती भी किसानों से उगवाते थे, और कमर्शलाइजेशन होनी शुरू हुई कि इसके बदले पैसे लो, मार्केट से चीजें खरीद लेना। पर इंडिया के अंदर अगर पहले लोग खेती ऐसे कर रहे हैं कि लोग अपनी जरूरत का सामान ही उगा रहे हैं, ठीक है, जो खुद खा सकते हैं वही उगा रहे हैं। अगर लोगों ने वो उगाना बंद कर दिया, इंडिया के अंदर अपने आप ही फूड की कमी पड़ जाएगी, और यही हुआ। इसके कारण ही इंडिया में मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। इसी कारण इंडिया के अंदर हंगर, ठीक है, भुखमारी बढ़ने लगी। ये सब कुछ इसी कारण होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश ने सारे एग्रीकल्चर का फोकस चेंज किया। देखो, ब्रिटिश का लॉन्ग टर्म एम क्या था, इंडस्ट्री के साथ साथ बताता हूँ, वो ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। देखो, ओरिजिनली ब्रिटिश जब आए थे, वो इंडिया से सामान खरीद के ब्रिटेन जाके बेचना चाहते थे और उसके थ्रू प्रॉफिट कमाना चाहते थे। पर 1780s आते हुए क्या हुआ, ब्रिटिश ही सबसे पहले लोग थे, और ब्रिटेन ही सबसे पहली कंट्री थी जहां पे आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। यहाँ पे इन्वेंट हुई थी दुनिया की सबसे पहली मशीन, कपड़े की मशीन थी, स्पिनिंग जेनी। तो बहुत कोई ज्यादा इनोवेटिव मशीन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि सारा कपड़ा यही तैयार कर देगी, पर अब पहले से कम लेबर चाहिए थी, और कपड़ा जल्दी तैयार हो सकता था। तो इन्वेस्टमेंट कम से अब ज्यादा प्रॉफिट। सिर्फ आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो इंडिया के ऊपर जब इन्होंने कब्जा करना शुरू किया, क्योंकि बंगाल के ऊपर तो इससे पहले जैसे कब्जा हो चुका था, इन्होंने इंडिया को एक तरह से ये बना लिया कि हम इंडिया को क्या करेंगे, इंडिया को हम एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाएंगे। इंडिया से रॉ मटेरियल आना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास आया, ठीक है। इसके बाद हमने जो भी सामान बनाया, हमें बेचने के लिए कोई मार्केट भी तो चाहिए। इंडिया को अपनी खुद की मार्केट भी बनाएंगे। अब इंडिया के ट्रेडर्स बहुत अमीर थे, तो ऑब्वियसली वो कंपटीशन, प्राइजेस, देखो मशीन से बनी हुई कपड़ा ऑब्वियसली सस्ता होगा, पर मशीनों को फेल करने के लिए इंडिया के व्यापारियों के पास जितना पैसा था, वो इन्वेस्ट करने को आते या मशीनें खरीदने को आते, तो अपने आप ही वो सारे की सारी इन चीजों को फेल कर देते। पर बात ये थी, क्योंकि ब्रिटिश अब राजे बन के बैठे हुए हैं, उन्हें पता था इन्हें कैसे कंट्रोल करना है। इंडिया के अंदर कोई भी सामान, अब इंडिया से जो बाहर बेचना है कोई भी सामान, देखो ब्रिट ब्रिटिश ने सबसे पहले ये चीज की कि ब्रिटेन के अपने अंदर कंपटीशन आए, कि वहां पे हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, हम ही अपना सामान ब्रिटेन के अंदर भी बेच सकें और बाकी यूरोप में भी बेच सके, और कोई ना बेच सके, जो इंडियन ट्रेडर्स हैं खासकर, मतलब इंडिया अब अपना सामान ना बेच सके। इंडिया से लगा दी गई आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि अगर कोई भी सामान बाहर बेचना चाहेगा, उसे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, वो तभी बाहर बेच पाएगा, कोई वहां पे बाहर खरीदेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इंडियन ट्रेडर्स को बाहर, मार्केट से बाहर कर दिया गया। इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, अपना जो सामान था इंडिया के अंदर, क्योंकि सरकार खुद ही है, इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी गई थी अपने सामान की। यानी कि अगर ब्रिटिश कोई भी सामान लेके आएंगे, वो बिना कोई भी टैक्स भरे इंडिया के अंदर सामान लाके बेच सकते हैं। तो ऑब्वियसली मशीन से बना हुआ सामान और इंडिया के अंदर हाथ से बना हुआ सामान, मशीन का सामान सस्ता होगा। इसी कारण इंडिया का जो अपना खुद का कस्टमर भी था, जो इंडिया के अंदर लोगों ने खरीदना था, उन्हें भी लगा जो बाहर से सामान आ रहा है वो सस्ता है, हाथ से बनी हुई चीज ज्यादा महंगी है, तो लोगों ने यहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तीसरी चीज, जो रॉयल्स थे, राज परिवार तो अभी भी खरीद सकते थे, क्योंकि हैंडमेड कपड़े की अपनी ग्रेस होती। राज परिवार भी तो खत्म करने शुरू कर दिए, ब्रिटिश ने लड़ाइयां कर करके इनकी सेना खत्म कर दी, इन्हें अपने अंडर कर लिया, तो इनके रेवेन्यू सोर्सेज छीन लिए गए, इन्हें पेंशन पे डाल दिया गया। जब पेंशन पे डाल दिया, तो पैसे इतने थोड़ी थे जितने पहले राजाओं के पास होते थे, तो अपने आप ही इनके ये कस्टमर भी खत्म हो गए, और जो बाहर ये सामान बेचते थे वो भी खत्म हो गए।
इसी कारण प्रॉब्लम कहाँ आई, इंडिया के धीरे-धीरे कारीगरों का काम ही खत्म होने लगा। अब इसके कारण जितने फैमिली मेंबर कारीगरी के काम में भी होते थे, वो भी एग्रीकल्चर में ही लग गए। इसी कारण एग्रीकल्चर के ऊपर जो पहले ही प्रोडक्टिव नहीं था, बर्डन और बढ़ने लग गया यहाँ पे। ठीक है? कि और ज़्यादा लोग खेती में आ रहे हैं, खेती में काम तो कोई भी नहीं हो रहा। ठीक है? बस बर्डन बढ़ी जा रहा है उसके ऊपर कि कमाई यहाँ से आएगी, पर वो तो पहले ही मॉनसून डिपेंडेंट वो है, टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है, एफिशिएंसी उसमें नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए इंडिया के लोग अब धीरे-धीरे, इंडिया का देश भी धीरे-धीरे गरीब हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश लूट के इंडिया से जितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, वो भी ब्रिटेन लेके जाते जा रहे थे, और दूसरी साइड पे कमर्शियलाइज़ेशन के कारण खाने की भी कमी हो रही थी। ठीक है? और इंडिया में ऐसा क्यों लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे? क्योंकि देखो, एक साइड पे अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन पे थी, ब्रिटिश ने कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया के अंदर नहीं लगने दी, क्योंकि मशीनों का इंडिया के अंदर इंपोर्ट रोक के रखा गया। इंडिया के अंदर सिर्फ अ, 3 इंसिडेंसेस आए हैं जहाँ पे इंडिया के अंदर इंडस्ट्री एक्चुअली थोड़ी-सी बूस्ट की गई ब्रिटिश के द्वारा। देखो, सबसे पहली बारी जो इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर लगनी शुरू हुई थी ना, वो कॉटन मिल्स ही थी। ठीक है? कॉटन मिल ही थी, ये 1860s में लगनी शुरू हुई, 1860 में लगनी शुरू हुई। इसका कारण ये था, 1862 में जो आज अमेरिका यूएसए है, वहाँ पे ना सिविल वॉर छिड़ गई थी। अमेरिकन सिविल वॉर, 2 इश्यूज़ थे उनके बेसिकली। उनके हुआ क्या था कंट्री के अंदर, सिविल वॉर क्या होती है, जब एक ही देश के लोग 2 हिस्सों में बँट के लड़ने, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बँट जाएँ और देश के अंदर ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसे सिविल वॉर कहते हैं। तो अमेरिका के एक तरह से जो नॉर्थ था और जो साउथ था, क्योंकि सारा अमेरिका तो बाकी तो नहीं यूज़ कर रहे थे वो, नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका, ये 2 हिस्सों में बँट गए और आपस में लड़ पड़े थे। ठीक है? सदर्न साइड चाहती थी कि स्लेवरी एक तो कंटिन्यू रहे, और दूसरा क्योंकि साउथ में ज़्यादातर किसान थे, ये चाहते थे कि और ज़मीनें हम आगे एक्वायर करें, ताकि और बड़े-बड़े खेत वो बना सकें। नॉर्थ इंडस्ट्रियलाइज़ हो चुका था, यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ थी। ये लोग चाहते थे कि अब स्लेवरी खत्म कर दी जाए, लोगों को सैलरीज़ देनी शुरू की जाए, और हमें ये बाकी लैंड की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते हैं, ट्राइबल्स को रहने दिया जाए। तो फाइनली आपकी जो सेटलमेंट हुई, मतलब नॉर्थ जीत गया था। स्लेवरी खत्म कर दी गई, पर ऑब्वियसली एक्सपेंशन रख ली गई। ठीक है? तो इस तरीके से कैसे आपकी ये सारी की सारी सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में। ठीक है? तो ये सिविल वॉर के कारण, क्योंकि आर्मी की यूनिफॉर्म्स चाहिए, और क्योंकि यूएसए अपने आप में बहुत बड़ा कपड़े का मैन्युफैक्चरर बन चुका था, जो पूरे यूरोप को सप्लाई कर रहा था। अब सडनली कपड़े की सप्लाई इवन अमेरिका में चाहिए, तो वो अपनी उनकी खुद की इंडस्ट्री कपड़ा बना रही है, और प्लस यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर भी कपड़े की कमी पड़ने लगी। तो पहली बारी ये सिविल वॉर के चलते हुए इंडिया के अंदर कॉटन की इंडस्ट्री लगाई गई, और इसके कुछ टाइम बाद जूट की भी, क्योंकि बोरियां ये सब कुछ फौज को भी चाहिए होती है, तो इस कारण जूट भी उसके बाद, सबसे पहली कॉटन थी, उसके बाद जूट थी। ठीक है? इसके बाद जब आपकी दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स हुई है ना, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, इसमें क्योंकि ब्रिटेन अपने आप में लड़ाई में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो बस ही करवा दी थी इनकी जापानीज़ और जर्मन्स ने। इस कारण उस टाइम, हाँ जी, सॉरी, थोड़ी-सी नेट डिस्टर्बेंस बीच में, तो लेक्चर का वहाँ से फ्लो टूट गया। वहीं से आपको बताते हुए कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर्स ने बहुत बड़ा बूस्ट दिया था। आपकी जो आज भी ज़्यादातर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, वो इसी टाइम पे लगी हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ भी इस टाइम पे लगी। तो काफ़ी बड़ा रोल आपकी वर्ल्ड वॉर्स प्ले करके गई हैं। ठीक है? इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस नहीं तो अगर ब्रिटिश के हाथ में होता, ब्रिटिश कभी भी इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज लगने ही ना देते। अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर सबसे पहले आयरन और स्टील की इंडस्ट्री कब लगी थी, ये 1907 में लगी थी, टाटास ने लगाई थी इंडिया के अंदर। तो वो सबसे पहले थे जिन्होंने आयरन और स्टील इंडिया के अंदर लेके आए हैं। और सीमेंट फैक्ट्री काफ़ी बाद आई। ठीक है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जब आपके ब्रिटिश इंडिया से गए हैं ना, तो उसके अंदर आपकी सबसे आगे जो इंडस्ट्री थी, वो डिफेंस इंडस्ट्री ही थी। इसी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडियन गवर्नमेंट इसे एक्चुअली संभाल नहीं पाई। नहीं तो जो हमारे पास 1947 में जो हमारे पास डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, 1962 में चाइना एक्चुअली हमें कभी हरा ना पाता। बस ये प्रॉब्लम थी कि इंडिया ने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कभी संभाला नहीं,
और कई जगहों पे तो हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बंद ही कर दी थी, ये कह के कि अब हमारी किसके साथ वॉर होनी है। और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा बाद में चाइना ने उठाया था, नहीं तो कहीं से भी चाइना 1962 में उस टाइम पे जीत ही नहीं सकता था अगर ये सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज चलती रहती। ठीक है। बस प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के अंदर ना कभी कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं बनी। देखो ये कैपिटल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? कैपिटल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहाँ पे मशीन्स बने। तो इसका बेस हमेशा से इंडिया में लैकिंग रहा है कि मशीनें नहीं बन रही। जब तक आप मशीनें नहीं बनाओगे तब तक जो आगे इंडस्ट्री बननी है, जो उस मशीनों को यूज करके आगे चीजें बनाएगी, वो अपने आप ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इस कारण ये बहुत अपने आप में ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्रियल बेस, हमारे ये सारा मिसिंग था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस जो अगला लेक्चर होगा उनमें यही सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि अब 1950 में इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और हमने क्या अप्रोच अपनाई। तो वो सारी चीज़ों के लिए ये हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, देखो ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर रेलवे काफ़ी एक्सटेंसिवली बनाए, पर इसका रेलवे का कभी भी इंडिया के बेनिफिट के लिए उन्होंने नहीं बनाए थे। उनका जो मेन एम था, जैसे मैंने आपको बताया, वो इंडिया को एक रॉ मटेरियल की मार्केट बनाना चाहते थे। तो उनका एम था कि इंडिया के इंटीरियर से आपके रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके और उन्हें किस तरीके से पोर्ट्स पे लाया जा सके। इसलिए छोटी सी छोटी जगहों पे भी तुम देखोगे ना रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, क्योंकि वो इसीलिए बनाए गए थे कि लोग आपके वहां पे अपना सामान ला सके, वहीं पे खरीद के रेलवेज पे लोड किया, पोर्ट्स के थ्रू भेजा और वहां से एक्सपोर्ट हो जाए। इस तरीके से आपकी रेलवेज ओरिजिनली बनाई गई थी। इसी कारण रेलवे का मैप देखोगे ना कहीं घूम फिर के वो पोर्ट्स पे ही जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो टेलीग्राफ और पोस्ट, आज इंडिया पोस्ट जो है उसका जो पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश किया, ये भी ब्रिटिश के टाइम पे ही हुआ था। टेलीग्राफ तो बंद कर दिया गया है अब, पर इंडिया पोस्ट एक बहुत ही कामयाब इनिशिएटिव है जो इंडिया के हर कोने हर जगह पे पहुंचता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज भी एक सक्सेसफुल एंडेवर है, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट इंडिया के ऊपर ज़रूर हुआ है। ऑब्वियसली बाकी चीज़ें भी हमारे काम आई हैं, पर ये हमारे ऊपर था 1950 के बाद। 47 मतलब 50 कॉन्स्टिट्यूशन हम इसलिए जब लागू किया इसलिए रेफर कर देते हैं, 3 साल चीज़ें समझने बनाने में ही लग गए थे। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी आपकी 1951 से शुरू हुई, तो वो ये सारी चीज़ें सोचने बनाने में जो टाइम था, इसलिए 1950 कई बार मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज रही, ये हमारे ऊपर ही था कि हम उसे कैसे यूज़ करें। तो हमारे पास जितना था ऑब्वियसली हमने उसे प्रॉपरली यूज़ किया और उसी से हम डेवलपमेंट कैसे कर पाए, वही हमारा अगले लेक्चर का पार्ट होगा। तो ये था आपका ये वाला लेक्चर। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड